हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध। इससे पहले वाले अध्याय में आपने व्यवस्थापिका के बारे में जान लिया था, कार्यपालिका के बारे में जान लिया था, कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कार्यपालिका का की शक्तियाँ किस प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक सरकार में किस प्रकार की कार्यपालिका होती है, संस्थात्मक सरकार में किस प्रकार की कार्यपालिका होती है। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो वैसे तो सभी देशों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को सरकार के को लागू किया गया है, जिसमें क्या होता है, सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग करके उन्हें अलग अलग शक्तियाँ एवं अधिकार का विभाजन किया गया है। लेकिन एक राष्ट्र में एक ही सरकार के अंग के रूप में एक ही समाज के लिए कार्य करते हुए इनका आपस में संबंधित होना तथा अंतर्क्रिया करना बिल्कुल ही आम बात है। यानी कि एक दूसरे से वह निरंतर संपर्क में रहती है और एक दूसरे से क्रिया करती रहती हैं। और किसी एक ही व्यवस्था के दो अंगों का एक दूसरे से संबंधित नहीं होना भी सही नहीं है। यानी कि कोई भी अगर संस्था होगी, उनको अगर आपस में अंतर संबंधित नहीं करेंगे तो वह समस्या पैदा कर सकती है और यह एक तार्किक रूप से भी सही नहीं है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंगों को निरपेक्ष शक्ति प्रदान करने मतलब सरकार के तीनों अंगों को क्या निरपेक्ष शक्ति प्रदान नहीं की गई है, मतलब उनके बिल्कुल पूर्ण रूप से आज़ादी और स्वेच्छाचारिता का प्रदान नहीं की गई है। उन पर कुछ मामलों में नियंत्रण स्थापित किया गया है एक दूसरे पर। सरकार के अंगों का एक दूसरे से संबंधित होना और एक दूसरे पर तार्किक नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। इसे अवरोध संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान निर्माताओं ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि किसी भी सरकारी अंग की पूर्ण स्वतंत्रता एवं जवाबदेहिता से मुक्त करना एक प्रकार से निरंकुशता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणाली में अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत को देखा गया है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक सरकार, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में अपनाई जाती है, ये प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में उपस्थित है, तो वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, इनको हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो सर्वोच्च कार्यपालिका क्या होती है, राष्ट्रपति होती है, लेकिन वहाँ उस देश की बजट का अनुमोदन कांग्रेस करती है। कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका को कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में संसद कहते हैं ना, वहाँ व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति तो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन बजट संबंधी अनुमोदन कौन करता है, कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना अध्यक्ष हैं तथा युद्ध की घोषणा भी कर सकता है, लेकिन इस घोषणा की पुष्टि कांग्रेस ही कर सकती है। यानी कि युद्ध तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि या इसका अनुमोदन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई संधियाँ, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो की गई संधियाँ विदेशी मामलों में तथा उच्च पदों पर नियुक्तियों को सीनेट के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना आवश्यक है। सीनेट कांग्रेस के उच्च सदन को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी संधियाँ या जो भी नियुक्तियाँ करनी होती है, उसे सीनेट का अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है। अगला है राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया कांग्रेस द्वारा चलाई जाती हैं, वो सिर्फ कांग्रेस द्वारा ही चलाई जा सकती हैं। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, कांग्रेस को, और ये प्रक्रिया कांग्रेस द्वारा ही चलाई जा सकती है। कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। ठीक है ना, इजी बात है। कांग्रेस द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर कर अपनी अनुमोदन देता है। ठीक है, जिससे क्या विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगला है राष्ट्रपति के पास कांग्रेस के विधेयकों के लिए निषेधाधिकार, जिसे सस्पेंशन वीटो भी कहा जाता है, तथा जेबी निषेधाधिकार, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ये दोनों प्राप्त होते हैं जिससे वह इनको बाधित कर सकता है। तो इनके पास पॉकेट वीटो और सस्पेंशन वीटो होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, ताकि जिससे वो कांग्रेस द्वारा जो कुछ भी विधेयक पारित किया जाता है तो उन पर कुछ समय के लिए वह रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील करके तथा कांग्रेस के सदस्यों से संपर्क कर कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है,
लेकिन इसे सीनेट से अनुमोदित करवाना आवश्यक है। वही कांग्रेस विधान द्वारा न्यायाधीशों की संख्या, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें भी निश्चित करती हैं। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इस मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। तो देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में निम्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अब अगला कार्यपालिका व्यवस्थापिका संबंध संबंधी कुछ धारणाएं संसदीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की होती है, इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका गठन व्यवस्थापिका के सदनों में से व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं ना, व्यवस्थापिका के सदस्य जो निर्वाचित या मनोनीत जो भी है, इनमें से ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका के अंग के रूप में मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे व्यवस्थापिका का सदन होना आवश्यक है। यदि वह उस सदन का सदस्य नहीं होगा तो उसे 6 माह में व्यवस्थापिका की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका का सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसे 6 माह में कार्यपालिका की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगला है भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति। जो भारत में जो सर्वोच्च कार्यपालिका है वो कौन है, राष्ट्रपति। उसका निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है वह भी संसद में दोनों सदनों में चलाकर ही इसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह हैं। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती हैं और कार्यों को निष्पादित करती है। बहुमत न होने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर इन्हें हटाया भी जा सकता है। अगला है व्यवस्थापिका का गठन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं द्वारा करवाए गए चुनाव द्वारा व्यवस्थापिका का गठन किया जाता है। व्यवस्थापिका में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करता है, जैसे कि भारत में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तथा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखता है। अगला है संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है तथा राष्ट्रपति को विधेयकों पर स्वीकृति न देने और लौटाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा का संसद में अनुमोदन करवाना आवश्यक है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा का संसद में अनुमोदन आवश्यक है और प्रत्येक 6 माह बाद इसे बढ़ाने के लिए संसद की सहमति भी आवश्यक है। अगला है सभी खर्चों के लिए विनियोग विधेयक लाया जाना आवश्यक होता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध घनिष्ठ होते हैं। वह एक दूसरे के सहयोग व समन्वय के बिना इसका कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया कार्यपालिका व्यवस्थापिका के में कुछ संबंध। अब आगे का टॉपिक एक छोटा सा है, वो इसी के साथ पढ़ लेते हैं। कार्यपालिका के महत्व में क्यों वृद्धि हो रही है, ऐसा क्या कारण है जिनसे कार्यपालिका के महत्व में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं जो आपने पीछे वाले अध्यायों में से जो आपने पढ़ा था उसी में से ये कारण निकल के आते हैं। कुछ जो सबसे पहला है कि व्यवस्थापिका के पास समय की कमी है, व्यवस्थापिका के पास तकनीकी योग्यता की कमी है, कार्यपालिका की अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति है, प्रदत्त विधायन, सशक्त मंत्रिमंडल, कार्यपालिका की आपातकालीन शक्तियाँ, संचार के साधनों का विकास, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय, कार्यपालिका में विशेषज्ञों की उपस्थिति, ये आदि कुछ कारण हैं जिससे कार्यपालिका की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। और केसी वेयर ने तो कहा भी है कि व्यवस्थापिका ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि कर ली हो, ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्जा सुधारा है। तो ये पूरा टॉपिक हुआ अपना कार्यपालिका व्यवस्थापिका में संबंध। धन्यवाद।